अस्सलाम वालेकुम बच्चे, वेलकम बैक। बच्चे आज हम पढ़ने लगे हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन चैप्टर। सबसे पहले बात ये करेंगे कि डेटा किसे कहते हैं, इंफॉर्मेशन क्या है, और उसके बाद पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं। देखो बच्चे, रॉ एंड अनप्रोसेस्ड फैक्ट एंड फिगर्स या वर्ड्स आर नोन एज डेटा। इट कैन बी क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव। समझाता हूं कि वो फैक्ट्स एंड फिगर जो रॉ फॉर्म में हो, मतलब हमें पूरा मतलब ना समझा पा रहे हो, पूरी मीनिंग ना दे पा रहे हो, पूरी पिक्चर ना कन्वे कर पा रहे हो, तो ऐसे रिकॉर्डेड फैक्ट्स एंड फिगर्स को हम डेटा कहेंगे। ये क्वांटिटेटिव भी हो सकता है या क्वालिटेटिव भी हो सकता है। क्वांटिटेटिव का मतलब इन नंबर्स हो सकता है, ठीक है, और क्वालिटेटिव का मतलब कोई डिस्क्रिप्शन हो सकती है, कोई सिफ्त बयान करना। अभी मैं कहूं कि फला लंबा है या फला चौड़ा है या फला बोना है या फला काला है या फला सफेद है, इसमें मैं कोई नंबर तो नहीं बता रहा ना, लेकिन उसके बारे में कोई ना कोई डेटा तो आपको दे रहा हूं, तो ये क्वालिटेटिव डेटा है। अब इसकी एग्जांपल्स क्या हो सकती है? 40,000। अब 40,000 किस चीज का? ये खर्चा है, इनकम है, पेबल्स है, रिसीवेबल्स है, कोई आपको पता चल रहा है? नहीं, सिंपल एक नंबर है, तो ये डेटा कहलाएगा। अ सिटीज टेम्परेचर रीडिंग्स, हिस्टोरिकल डिजास्टर्स एंड जियोग्राफिकल फीचर्स। किसी भी जगह के टेम्परेचर रीडिंग्स के मतलब आज क्या टेम्परेचर है वहां पे, कल क्या टेम्परेचर था, परसों क्या टेम्परेचर था। हिस्टोरिकल डिजास्टर्स यानी हिस्ट्री, मतलब पहले गुजरे वक्त में वहां पे क्या क्या डिजास्टर्स आ चुके हैं, क्या क्या आफात आ चुके हैं, जलजले, तूफान वगैरह वगैरह। जियोग्राफिकल फीचर्स, जियोग्राफिकल फीचर्स मतलब उसके नए नक्श, ठीक है। अब नए नक्श से क्या मतलब है मेरा? मतलब वहां हमवार जमीन कहां पर है, कितनी है, वहां पहाड़ी जमीन कितनी है, ठीक है, कहां कहां पे है, अच्छा वहां नहरें कितने हैं और कहां कहां पे लोकेटेड है, ये उसके जियोग्राफिकल फीचर्स हो गए बच्चे उस जगह के। तो यहां ये जो मुख्तलिफ डेटा आपको दिया गया है, कैसे आपको कोई भी समझ आ रही है कि ये क्या बात कर रहे, किस जगह की बात कर रहे और क्या समझाना चाह रहे? नहीं, ये डेटा है। 15% ये भी एक नंबर है कि भाई किस चीज का 15%, कुछ समझ नहीं आ रही हमें, ये डेटा है। अब इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं? डेटा प्रोसेस्ड इनटू अ मीनिंगफुल फॉर्म इज नोन एज इंफॉर्मेशन। डेटा को अगर आप ऐसे शक्ल, ऐसे ढांचे में डाल दो, ऐसे फॉर्म में ले आओ कि उसका कोई ना कोई मीनिंग हो, ठीक है, वो हमें कुछ ना कुछ समझा सके, एक पिक्चर दिखा सके, ठीक है, तो इसे हम इंफॉर्मेशन कहेंगे। जो हमारे फायदे का हो सके, जो कुछ ना कुछ आउटपुट दे सके हमें, तो डेटा के उस वाले फॉर्म को हम इंफॉर्मेशन कहेंगे। मतलब डेटा को अगर हम मीनिंगफुल फॉर्म में ले आए तो वो इंफॉर्मेशन कहलाएगा। अब देखो बच्चे, हमने ऊपर 40,000 पढ़ा, अगर उसी 40,000 के सामने अगर मैं लिखूं कि 40,000 सैलरी ऑफ मिस जूनी, तो अब हमें पता चल रहा है कि 40,000 क्या है, ये मैडम जूनी की सैलरी है, तो ये इंफॉर्मेशन बन गई हमारे पास। अच्छा, अगर मैं कहूं कि द सिटीज क्लाइमेट कंडीशंस एंड नेचुरल डिजास्टर पैटर्न डिराइव्ड फ्रॉम रॉ डेटा, समझाता हूं कि इस सिटी के या इस जगह के इस सारी रीडिंग्स को, रॉ रीडिंग्स को देखते हुए, रॉ डेटा को देखते हुए मैं एक पैटर्न बनाऊं कि जिसमें मुझे मालूम हो सके कि किस जियोग्राफिकल लोकेशन पे किस किस क्लाइमेट में, किस किस मौसम में कौन कौन सा डिजास्टर आता है, कौन सी जगह पे सर्दी में क्या क्या डिजास्टर आता है, या किस जगह में गर्मियों में कौन कौन सा डिजास्टर आता है। अगर ये एक पैटर्न मैं बना दूं इसी रॉ डेटा से, तो वो इंफॉर्मेशन हो गया कि नहीं? बिल्कुल इंफॉर्मेशन हो गया, क्योंकि अभी हमें कुछ ना कुछ फायदा मिल रहा है, कुछ ना कुछ मीनिंग हमें मिल रही है, कुछ ना कुछ आउटपुट मिल रहा है हमें इस डेटा से, तो ये इंफॉर्मेशन कहलाएगा। जो ऊपर हमने 15% लिखा था, अगर उसके साथ मैं लिख दूं कि 15% इंक्रीज इन प्रॉफिट्स, तो अब हमें पता चल रहा है कि हाँ, ये प्रॉफिट के जो इंक्रीज हुआ है इस साल, ठीक है, उसकी बात हो रही है, तो एक इन्फॉर्मेशन है कि हाँ, इस साल हमारे प्रॉफिट्स 15% से इंक्रीज हुए हैं। इन्फॉर्मेशन है, बिल्कुल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो फिर से समझा रहा हूँ, वो फैक्ट्स एंड फिगर जो रॉ फॉर्म में होते हैं, मतलब हमें कोई समझ नहीं आ रही होती, एक मीनिंग, क्लियर मीनिंग नहीं दे पा रहे होते हमें, तो वो रिकॉर्डेड फैक्ट्स एंड फिगर्स डेटा कहलाएंगे। लेकिन उसको अगर किसी ऐसे फॉर्म में चेंज करो जो हमें कुछ ना कुछ मीनिंग समझाए, ठीक है, कुछ ना कुछ एक आउटपुट दे सके, फायदा दे सके, तो इसे इंफॉर्मेशन कहेंगे। अब मैनेजमेंट किसे कहते हैं? हमने उस दिन बात की थी बच्चे कि जब आपका बिजनेस एक खास पोजीशन से बढ़ जाता है तो आप नहीं कंट्रोल कर पाते, तो मजबूरन आपको और लोगों को हायर करना पड़ता है ताकि वो आपकी जगह ये बिजनेस चला सके। तो जो लोग आपके लिए आपका बिजनेस चला रहे हैं वो आपके मैनेजमेंट कहलाएंगे।
यहां पे लिखा है कि द टीम दैट रन्स द बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशंस फॉर द इन्वेस्टर्स यानी बॉस यानी शेयर होल्डर इज नोन एज देयर मैनेजमेंट। अब इस मैनेजमेंट को जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है उसे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन कहते हैं। समझाता हूं कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू मैनेजर्स प्रिपेयर्ड बाय मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स। मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ने इंफॉर्मेशन बना के मैनेजर्स को दी, किस लिए? फॉर द पर्पस ऑफ प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, कंट्रोल। आसान लफ्जों में समझाता हूं, मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स इंफॉर्मेशन जो बनाते हैं मैनेजर्स को देने के लिए, क्यों? ताकि वो इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करके प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग और कंट्रोल कर सके। ठीक है, तो प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग और कंट्रोल के लिए जो इंफॉर्मेशन मैनेजर्स को दी जाती है, कौन बना के देता है? मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स बना के देते हैं। उस इंफॉर्मेशन को मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन कहते हैं। अब देखो बच्चे, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा, लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है कि एक नाम की वजह से सिर्फ। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन दो तरीके की हो सकती है, एक वो जिसमें फाइनेंशियल वैल्यूज यूज किए गए हो, एक वो जो नॉन फाइनेंशियल हो जिसमें कोई फाइनेंशियल वैल्यूज इस्तेमाल ना हुए हो। अब अक्सर स्टूडेंट्स इसके नाम को देख के कहते हैं कि सर ये क्या है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन के अंदर फाइनेंस की इंफॉर्मेशन कहां से आ गई? बच्चे, ये वो वाली फाइनेंस रिपोर्टिंग नहीं है जो आप सोच रहे हो, P&L और SOP वगैरह वगैरह, नहीं। ये खाली फाइनेंस का नाम लिखा हुआ है यहां पे। क्यों? क्योंकि फाइनेंस का इंग्लिश में क्या मतलब है फाइनेंसिंग का? मैंने आपको क्या समझाया था कि अरेंजमेंट ऑफ कैश इज नोन एज फाइनेंसिंग। समझ आ रही है कि नहीं? तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन्फो यानी इंफॉर्मेशन क्या हुई यार? वो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन जिसमें मॉनिटरी वैल्यूज का जिक्र हो, जिसमें मनी टर्म्स का जिक्र हो, या आसान लफ्जों में जिसमें पैसों का जिक्र किया गया हो, वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन कहलाएगी। अब मॉनिटरी टर्म किसे कहते हैं? देखो बच्चे, आसान एग्जांपल देने लगा हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास पैसे हैं, ठीक है, मेरे पास पैसे हैं, तो क्या आपको पता चल रहा है कि मेरे पास कितने पैसे हैं? नहीं। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि हाँ मेरे पास 5,000 रुपए पड़े हुए हैं, तो ये 5,000 मैंने डिस्प्ले किए कि नहीं, मॉनिटर किए कि नहीं, उसकी असल वैल्यू बताई कि नहीं, तो ये उसकी मॉनिटरी वैल्यू हो गई बच्चे। तो पैसे की असल वैल्यू, ठीक है, दिस इज नोन एज देयर मॉनिटरी वैल्यू। अब मॉनिटरी वैल्यू का मतलब कि जिस इंफॉर्मेशन के अंदर पैसों का जिक्र किया गया हो वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन कहलाएगा। अब ये मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन ही है, लेकिन पैसों का इसमें जिक्र हुआ तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन कहलाएगा। जैसे कि $60,000 की सेल हुई है, $20,000 का मटेरियल खर्चा है, $15,000 का लेबर खर्चा है, $15,000 का प्रॉफिट, ये सारों में पैसों की बात हो रही है कि नहीं, डॉलर्स की बात हो रही है कि नहीं, मॉनिटरी टर्म्स इस्तेमाल हुई है कि नहीं, तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन कहलाएगी। और हर वो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन जिसमें पैसों की बात ना की गई हो वो नॉन फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन कहलाएगी। समझ आ रही है या नहीं आ रही? अब देखो, इसमें नो मॉनिटरी वैल्यूज, नो मनी टर्म्स। जैसे कि हमारा कस्टमर सेटिस्फेक्शन के बारे में जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है कि भाई हमारा कस्टमर हमसे कितना सेटिस्फाइड है, अब उसको हम पैसों से नहीं तोलते, नहीं, उसको एक स्केल के जरिए तोला जाता है, कैलकुलेट किया जाता है कि हमारे कस्टमर की सेटिस्फेक्शन बैड है, एवरेज है, गुड है या बेस्ट है। इसमें कोई पैसों की बात हुई, मॉनिटरी वैल्यूज की बात हुई? नहीं। ये क्वालिटेटिव मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन है जिसे हम नॉन फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन कहेंगे। अच्छा, अब मटेरियल की क्वालिटी हमारे पास कितनी है, कौन सी है, किस किस्म का मटेरियल खरीदा है हमने, इसमें भी पैसों की कोई बात नहीं हो रही। हमारे जो लेबर्स हैं उसके स्किल्स क्या क्या है, अब ये भी कोई पैसों की बात तो नहीं हो रही ना। तो ये सब नॉन फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन कहलाएंगे। अब एक एग्जांपल है बच्चे, ये पढ़ते हैं कि व्हाट या इफ एनी, अगर कोई एक ऐसा है, इज द डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन, कि नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स को पढ़ो और जो ठीक हो वो बताओ। ठीक है, जो असल में डेटा और इंफॉर्मेशन का जो डिफरेंस है वो आपको समझा सके। अच्छा, पहली लाइन क्या है कि दे आर सेम। नहीं जी, नहीं जी, नहीं 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 नहीं, वो सेम तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, अभी हमने ऊपर पढ़ा कि डेटा अलग चीज है, अनप्रोसेस्ड फॉर्म में जो फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं दैट इज नोन एज डेटा, जो उसको प्रोसेस करके मीनिंगफुल फॉर्म में ले आते हैं तो उसको इंफॉर्मेशन कहते हैं। डेटा कैन ओनली बी फिगर्स वेयर एज इंफॉर्मेशन कैन बी फैक्ट्स और फिगर्स, कि डेटा सिर्फ फिगर्स होता है जबकि इंफॉर्मेशन फैक्ट्स और फिगर्स दोनों होते हैं। अब बच्चे, फैक्ट्स मैं पढ़ा रहा हूं, फिगर आई एम श्योर आपका अच्छा होगा। ठीक है, मेरा वाला भी अच्छा ही है। अच्छा बच्चे, मजाक कर रहा हूं। अब देखो बच्चे, ये भी गलत है। ठीक है,
ये भी गलत है, क्योंकि फैक्ट्स एंड फिगर्स दोनों डेटा ही कहलाते हैं, ठीक है, अगर मीनिंगफुल फॉर्म में ना हो। उन्हीं फैक्ट्स और फिगर्स को मीनिंगफुल फॉर्म में ले आओ तो वो इंफॉर्मेशन बन जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है बच्चे। तीसरे स्टेटमेंट को पढ़ते हैं कि इंफॉर्मेशन रिजल्ट्स फ्रॉम सॉर्टिंग एंड एनालाइजिंग डेटा। अब सॉर्टिंग का मतलब तरतीब देना उसको, ठीक है। फॉर एग्जांपल 3 2 5 6 7 9, अब इनको तरतीब से मैं लिख दूं ना 2 3 5 6 7 9, तो मैंने इसको सॉर्ट आउट कर दिया है, ठीक है, एक खास तरतीब दे दी है। तो चीज़ों को समेटना, सही करना, दिस इज नोन एज सॉर्टिंग। और एनालिसिस का मतलब स्टडी करना, ठीक है। अब एनालिसिस के थ्रू डेटा को सॉर्ट आउट करना, ये इंफॉर्मेशन कहलाता है। वो जनाब ये बात कर रहे हैं तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि डेटा जो है वो अनप्रोसेस फॉर्म में होता है, मीनिंगफुल नहीं होता, लेकिन अगर उसको सही तरीके से स्टडी करके एक खास पैटर्न से अरेंज किया जाए तो कुछ ना कुछ मतलब हमें दे सकता है, ठीक है, कुछ ना कुछ मीनिंग दे सकता है जिसे हम फिर इंफॉर्मेशन कहेंगे। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, सी इज द आंसर। लेकिन खैर है, डी भी पढ़ लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। डेटा रिजल्ट्स फ्रॉम ऑब्टेनिंग मेनी इंडिविजुअल पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन। नहीं जनाब, डेटा इंफॉर्मेशन से नहीं, इंफॉर्मेशन डेटा से बनाई जाती है। तो ये तो गलत है, सरासर गलत है। अब बच्चे, हमारे जो पूरा बिजनेस है ना, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग और कंट्रोल पे चलता है। और प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग और कंट्रोल के लिए हमें मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। तो मतलब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है बिजनेस के लिए। तो कुछ ऐसे खसूसियात हैं जो इस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन में होने चाहिए, तभी ये एक यूजेबल या बेस्ट गुड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन कहलाएगी। जब तक ये क्वालिटीज इसमें ना हो तो ये मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन आपके फ़ायदे की नहीं है, ये अच्छी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन नहीं कहलाएगी बच्चे। सबसे पहला जो फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक है, क्वालिटी है जो इसमें होनी चाहिए, वो रिलायबल होना चाहिए वो इंफॉर्मेशन, या जिस सोर्स से इंफॉर्मेशन आप मंगवा रहे हो वो सोर्स रिलायबल होना चाहिए, मतलब उस पर आप रिलाई कर सको, ट्रस्ट कर सको, एतमाद कर सको। एग्जाम्पल कि द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मस्ट बी रिप्यूटेबल, नामी ग्रामी होना चाहिए, अथॉरिटेटिव, जिसके पास अथॉरिटी हो उस सोर्स से मंगवाना चाहिए, एंड ट्रस्टवर्दी, जिस पर एतमाद कर सको। फॉर एग्जाम्पल, सेल्स की इंफॉर्मेशन चाहिए ना, तो वो सेल्स डिपार्टमेंट से ही मंगवाओगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से नहीं मंगवाओगे, ठीक है। अब सेल्स डिपार्टमेंट में भी किसी रिप्यूटेबल यानी अथॉरिटेटिव सोर्स से मंगवाना चाहिए। अब सेल्स की इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो सेल्स डिपार्टमेंट के क्लर्क से या सेल्स डिपार्टमेंट के सिक्योरिटी गार्ड से तो नहीं मंगवाओगे ना आप। सेल्स डिपार्टमेंट में जो रिप्यूटेबल अथॉरिटेटिव सोर्स है, मतलब वहां का मैनेजर, उससे मंगवाओगे। तो ये रिलायबल होना चाहिए बच्चे। दूसरा जो पॉइंट है दैट इज कि ये रेलेवेंट होना चाहिए, रिलेटेबल होना चाहिए। जिस चीज़ के बारे में पूछा जाए उसी चीज़ के बारे में और उतनी ही बात करनी चाहिए, उतना ही इंफॉर्मेशन भेजना चाहिए। एक्स्ट्रा फजूल के बकवासियात नहीं लिखने चाहिए वहाँ पे। अब समझाता हूँ बच्चे। फॉर एग्जांपल, हमारा सीईओ जनाब है, उसने कोई डिसीजन लेना है, किसी प्रोजेक्ट पे इन्वेस्टमेंट करनी है। अब उसके लिए वो मालूम करना चाहते हैं कि एवरेज तौर पे हमारे एक साल में सेल्स कितने होते हैं, इनकम कितनी आती है, रेवेन्यूज़ कितने आते हैं। उस हिसाब से वो आगे प्रोजेक्ट पे पैसे लगाने की सोचेगा, डिसीजन लेगा। तो उसने कहा कि सेल्स इन्फॉर्मेशन भेजो। अब हमने सेल्स डिपार्टमेंट से सेल्स इन्फॉर्मेशन मंगवाई तो हमें पता चला कि जो हमारे सेल्स हैं एक साल में $3 लाख के सेल्स होते हैं, जिसमें से 2 लाख जो है कैश सेल्स हैं, 1 लाख जो है वो क्रेडिट सेल्स हैं। अब उन्होंने साथ ये भेजा है कि इस जो क्रेडिट सेल्स हैं इसमें से 50,000 इस महीने मिल जाएंगे और बकाया 50,000 जो है वो नेक्स्ट मंथ मिलेंगे, ठीक है। और ये जो 2 लाख कैश पे सेल हुआ है इसमें से 150 बैंक में पड़ा हुआ है और ये 50,000 पैटी कैश में, मतलब कंपनी के अंदर ही मौजूद है। अब उसने सिर्फ ये पूछा था कि हमारे सेल्स कितने थे। तो इतना लंबा चौड़ा करके किससे कहानियां कुछ क्यों सुना रहे हो सीईओ को? उसके पास अगर इतना टाइम होता ये सब देखने और पढ़ने का, इतनी रिपोर्टें पढ़ने का, तो फिर तो बात ही कुछ और थी, ठीक है। तो जितना पूछा गया सिर्फ उतना बताओ उसको, या तो सिर्फ इतना बताओ कि हाँ 3 लाख के सेल्स हुए, और हाँ जरा से डिटेल देना भी है, ठीक है, कि हाँ जरूरत पड़ सकती है। तो उसको सिर्फ इतना बता दो कि वो जो 3 लाख के सेल्स है उसमें से 2 लाख कैश पे हुआ है और 1 लाख क्रेडिट सेल्स है। ये बकाया जितना भी डेटा है ये इररेलेवेंट है, तो इसको हम ओमिट कर देंगे, निकाल बार फेंकेंगे। तो ये रेलेवेंट होना चाहिए। तीसरा पॉइंट,
ये टाइमली होना चाहिए बच्चे मतलब जब भी ज़रूरत हो तो इंफॉर्मेशन मिल जानी चाहिए आपको। अब देखो बच्चे, एक पॉइंट समझाने लगो। एक होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो इन्फॉर्मेशन हम तैयार करते हैं, जो रिपोर्टिंग करते हैं, वो टाइमली होता है। उसमें ये क्वालिटी होती है कि जब भी आप चाहो बना सकते हो। एक दिन का बनाना हो, एक हफ्ते का बनाना हो, एक महीने का बनाना हो, साल का बनाना हो, क्वार्टर बेसिस पे बनाना हो, जब दिल करे बना सकते हो, क्योंकि इंटरनली है ना। जिस तरह दिल करे इंफॉर्मेशन बना लो, रिपोर्टिंग कर लो। मैनेजमेंट सिर्फ, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है ना वो ईयर बेसिस पे होती है, ईयरली बेसिस, पूरे साल बाद बनानी पड़ती है। और उस पूरे साल में जो काला चिट्टा हुआ होता है ना वो सब उस पर दर्ज कर दिया जाता है, जिसे हम SOFP या P&L बोलते हैं। समझ आ रही है कि नहीं? तो फिर से बता रहा हूं, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन टाइमली होती है, मतलब आप वीकली बनाना चाहो, ठीक है, मंथली भी बना सकते हो, डेली भी बना सकते हो, या ईयरली बनाना चाहो, जैसे भी करना चाहो कर सकते हो। लेकिन जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो एक साल बाद बनाई जाती है, पूरे साल के लिए, यानी ईयरली बनाई जाती है। अब इसके बाद एक और फीचर है बच्चे, कंप्लीट। ये कंप्लीट होना चाहिए। अब देखो समझाता हूं कंप्लीट क्यों होना चाहिए, क्या मतलब है। इट शुड इंक्लूड ऑल द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस नीडेड, कि हर इंपॉर्टेंट नुक्ता जो इंफॉर्मेशन की जरूरत है वो उसमें मौजूद होना चाहिए। अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा ना कि इंफॉर्मेशन रेलेवेंट होना चाहिए, जो एक्स्ट्रा बातें हैं वो नहीं लिखनी चाहिए। अब इधर देखो, जो 3 लाख के सेल्स थे, आपने कहा कि उसमें से 2 लाख कैश पे थे और 1 लाख क्रेडिट पे थे, और जो आगे का मवाद था 1,50,000 बैंक और जो 50,000 है वो पेटी कैश, वो एक्स्ट्रा था। अब इसको हमने ओमिट कर दिया, यहां से इसको हमने ओमिट कर दिया कि ये एक्स्ट्रा है। अब इसको रेलेवेंट बनाने के चक्कर में इतना भी ना कम कर देना, इतना भी ना कम कर देना कि वो कंप्लीट ही ना रहे। आप रेलेवेंट बनाने के चक्कर में इतना कम कर दो कि जाके उसको सिर्फ ये बोल दो कि 3 लाख, और वो आगे से गालियां निकालते हुए बाहर आया ऑफिस से कि 3 लाख है, लेकिन उसमें मुझे ये भी तो बताओ कि कैश पे कितने और क्रेडिट पे कितने, ताकि कम से कम मैं ये तो जान सकूं कि भाई एक साल में अमूमन कैश रिसीव कितना होता है, और उसी के मुताबिक मैंने आगे इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करके कोई ना कोई डिसीजन लेना है। तो उसको रेलेवेंट बनाने के चक्कर में इतना भी ना कम कर देना कि वो कंप्लीट ही ना रहे, जितना उसको जरूरत है उतना इंफॉर्मेशन रहे ही नहीं, ठीक है। तो उसको रेलेवेंट बनाना है लेकिन इनकम्प्लीट नहीं कर देना रेलेवेंट बनाते बनाते के चक्कर में। तो हम साथ में लिखेंगे कि इसमें 2 लाख कैश पे और 1 लाख क्रेडिट पे। अब उसको जो चाहिए था मिल गया, तो इसको इस्तेमाल करके अपने डिसीजन मेकिंग वो आसानी से कर लेगा। पांचवा जो इसमें फीचर यानी कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, दैट इज यूजर टारगेटेड या यूजर फ्रेंडली। मतलब जो इसे यूज करने लगा है ना, जिसको इंफॉर्मेशन आप भेजने लगे हो, जिसको इंफॉर्मेशन चाहिए थी, उसके इस्तेमाल को, उसकी नीड्स को, उसकी रिक्वायरमेंट्स को देख के इंफॉर्मेशन बनानी है आपने, कि द नीड्स ऑफ द यूजर शुड बी केप्ट इन माइंड, ठीक है। जिसको भेज रहे हो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है उसको देखना है आपने। फॉर इंस्टेंस, जैसे कि सीनियर मैनेजर में रिक्वायर समरीज। अब सीनियर मैनेजर्स जो होते हैं उनको बहुत काम होता है, तो वो आपके 15-20 पेजेस के रिपोर्ट्स को नहीं पढ़ सकते, तो अक्सर उनको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है ना उनको समरी फॉर्म में बनानी पड़ती है, ठीक है। वो 1-2 पेज में सारा का सारा किस्सा आपने समराइज करके लिखना होता है, ताकि जल्दी से जल्दी पढ़ भी ले और पूरी कहानी भी समझ सके वो। तो जिसको भेज रहे हो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है इसका ध्यान रखना पड़ता है। ये इंफॉर्मेशन यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए। इसके बाद ये एक्यूरेट होनी चाहिए, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अब एक्यूरेसी कितनी होनी चाहिए उसमें भी एक बात है बच्चे, समझाने लगा कि ये जस्ट एक्यूरेट इज फाइन मैंने लिखा है। ये क्यों लिखा है, देखो फॉर एग्जांपल आपके पास एक एसेट है ना, जिसकी वैल्यू है, इन्वेंट्री में एक एसेट पड़ा हुआ है जिसकी वैल्यू है $44.6, ठीक है। आपने राउंड ऑफ करके इसको 45 लिख लिया, कर सकते हो। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कर सकते हो कि जस्ट एक्यूरेट होना काफी है, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपने ये सब नहीं करना। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपने 44.6 ही लिखना है, या अगर 44.62 है तो 44.62 ही लिखना होगा। टू द पॉइंट एक्यूरेसी दिखानी होगी। वजह, क्योंकि फाइनेंशियल रिपोर्ट जो है ना एक्सटर्नल पार्टीज के पास जारी होती है, जैसे कि ओनर, शेयर होल्डर्स, ऑडिटर्स वगैरह वगैरह। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आप इंफॉर्मेशन बनाते वक्त
जस्ट एक्यूरेट भी बनाओ चलेगा, लेकिन जस्ट एक्यूरेट का मतलब ये भी नहीं है कि आप 44.6 को देख के कहो कि भैया ये तो 40 के नजदीक है तो इसको 40 कर दो, या 50 के नजदीक है तो बस इसको 50 कर दो राउंड ऑफ करके। इतना भी राउंड ऑफ नहीं करना आपने, ठीक है, कि उसको खराब ही कर दो, लेकिन हाँ जस्ट एक्यूरेट हो तो भी चलेगा। इसके बाद ये बच्चे इजी टू यूज या इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। इट शुड बी क्लियरली प्रेजेंटेड थ्रू राइट कम्युनिकेशन चैनल विद नो जार्गन लैंग्वेजेस। जार्गन लैंग्वेजेस मतलब साइन लैंग्वेजेस। समझाता हूं। सबसे पहले तो जिस चैनल के थ्रू जिस जरिए से इंफॉर्मेशन भेज रहे हो वो एक्सेसिबल होना चाहिए, उस तक रसाई होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जो पहले जमाने में टेप रिकॉर्डर्स होते थे जिसमें कैसेट्स लगते थे, क्या अब वो इस्तेमाल होते हैं? अब किसी के पास टेप रिकॉर्डर है? अब किसी के पास वो कैसेट है? नहीं। अब अगर इस जमाने में मैं आपको उस कैसेट को रिकॉर्ड करके उसके जरिए इंफॉर्मेशन भेजूं और आप वहां से जितनी दुआएं आपको आती हो वो मेरी तरफ भेजोगे, सर जी खुदा आपका ये करे, खुदा आपका वो करे, खुदा तो ये करे तो वो करे, तो ऐसा हो तो आपके साथ वैसा हो जाए। अब मैं पूछूं कि जनाब वजह क्या है, तो आगे साहब कहो कि ये किस जमाने में जी रहे हो? सनसिफर में जी रहे हो, बाबा आदम के जमाने में जी रहे हो। आप आजकल टेप रिकॉर्डर किसके पास है? ये जो कैसेट भेजा है कहां चला के लगा हुई? तो हमने कहा भाई गुस्सा ना करो, गलती हो गई, अभी सही चैनल के थ्रू भेजता हूं। तो मैंने क्या किया, मैंने व्हाट्सएप ऑन किया और वहां पे वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके आपको इंफॉर्मेशन भेजी। अब वो तो एक्सेसिबल है कि नहीं, क्योंकि व्हाट्सएप आजकल हर किसी के पास है। तो जो चैनल आप इस्तेमाल करें वो एक्सेसिबल होना चाहिए, ठीक है, उस तक रसाई होनी चाहिए जिसको बेच रहे हो। दूसरा, इसमें कोई साइन लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल होना चाहिए, जार्गन नहीं इस्तेमाल होनी चाहिए, मतलब कोई डिफिकल्ट जुबान नहीं इस्तेमाल होनी चाहिए। अब वो कुछ भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल आप अपने मैनेजर को कुछ इंफॉर्मेशन भेजना चाह रहे हो और उसने सिंपल एक छोटा सा मैनेजमेंट की कोई डिग्री कर रखी है, फाइनेंशियल जो चीजें हैं वो तो उसको नहीं आती होंगी क्योंकि उसने सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट के बारे में ही पढ़ा है। अब आप इंफॉर्मेशन में उसको ये सब कुछ लिखते फिरो कि ये क्रेडिट हो रहा है तो वो डेबिट हो रहा है, तो ये डिप्रिसिएशन है, तो वो फेस वैल्यू है, तो ये करंट वैल्यू है, ये क्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन है, तो वो P&L है, तो ये SOFP है, तो पता नहीं क्या क्या। वो इन चीजों को समझ पाएगा? नहीं समझ सकता। अब उसको बताने के लिए डेबिट क्रेडिट के बजाय इंक्रीज या डिक्रीज का लफ्ज इस्तेमाल करना पड़ेगा। या एक और एग्जांपल देना है। फॉर एग्जांपल आप जिसको इंफॉर्मेशन भेज रहे हो वो अंग्रेज है और आप इंफॉर्मेशन फारसी में भेज रहे हो, तो क्या वो समझ पाएगा? नहीं। तो इंफॉर्मेशन जो आप भेज रहे हो ना, जिस जरिए से, जिस सोर्स, जिस चैनल के थ्रू भेज रहे हो वो एक्सेसिबल होना चाहिए, उस तक रसाई होनी चाहिए, आसान होना चाहिए। दूसरा, जो इंफॉर्मेशन भेज रहे हो वो उसको समझ भी आनी चाहिए, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन इजी टू यूज या अंडरस्टैंड होनी चाहिए बच्चे। अब आखिरी पॉइंट, कॉस्ट बेनिफिशियल होना चाहिए इंफॉर्मेशन। अब कॉस्ट बेनिफिशियल होने का क्या मतलब है कि कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन मस्ट ऑलवेज बी लेस देन द बेनिफिट्स ऑफ द इंफॉर्मेशन। कि बेनिफिट्स जितने हैं यानी फायदे जितने हैं खर्चा उससे कम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल समझाता हूं, आपने किसी प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए कोई इंफॉर्मेशन मंगवाई, अब उस इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते 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 आपका 5,000 का खर्चा हो गया और जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ तो आपके पास पैसे आए 9,000, तो आपको 4,000 का मुनाफा हुआ कि नहीं? 5,000 आपका खर्चा हुआ था और आपने कमाई कितने, बेनिफिट्स कितने मिले इस इंफॉर्मेशन की वजह से? 9,000 के, तो 4,000 का मुनाफा। तो ये गुड इंफॉर्मेशन है। लेकिन अगर इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने में आपको 6,000 का खर्चा लग रहा है और फायदा आपको सिर्फ 4,000 का है, तो ये उल्टा आप 2,000 का नुकसान करवा रहे हैं। इसकी बजाय अगर ये प्रोजेक्ट पे काम ही ना करते, इंफॉर्मेशन हासिल ना करते, कम से कम ये 2,000 तो बच जाते, नुकसान तो ना होता। तो दिस इज नोन एज बैड इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए। जितना खर्चा करके इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हो इसका फायदा उस खर्चे से ज्यादा होना चाहिए, वरना तो ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहेगी, ये बैड इंफॉर्मेशन रहेगी बच्चे, आपके इस्तेमाल के काबिल नहीं होगी। अब बच्चे हम पढ़ने लगे कि जो इंफॉर्मेशन के बारे में हमने बात की, जिसकी क्वालिटीज हमने पढ़े, फीचर्स पढ़े, वो सोर्स क्या है उसका, कौन कौन से सोर्सेज से हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है, ठीक है। इंटरनल सोर्सेज भी हो सकते हैं इसके, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। अब इंटरनल क्या एक्सटर्नल क्या है? जो कंपनी के अंदर से आपको इंफॉर्मेशन मिलती है दैट इज नोन एज इंटरनल इंफॉर्मेशन। जो कंपनी के बाहर से आपको इंफॉर्मेशन मिलती है दैट इज एक्सटर्नल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। अब कंपनी के अंदर कौन कौन से सोर्सेस हैं जो आपको इंफॉर्मेशन दे सकते हैं?
आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है आपके कंपनी के अंदर ही बनते हैं ना, तो वहां से अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है SOF, PPL वगैरह से, तो ये इंटरनल मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन है। जो आपके कंपनी के अंदर ऑडिट रिपोर्ट मिलते हैं, वहां से जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है। जो आप अपना सेल रिपोर्ट बनाते हो कि हमारे कितने सेल्स हुए, कितने रेवेन्यूज थे, उसमें से प्रॉफिट कितना था, वगैरह वगैरह। अच्छा, एनुअल रिपोर्ट्स, पूरे साल की जो रिपोर्ट जो आप मैनेजर्स को काला चिट्ठा उनका मंगवाते हो ना कि भाई पूरे साल में क्या किया है, बताओ, शाबाश। तो जो एनुअल रिपोर्ट्स होते हैं वो भी कंपनी के अंदर ही बनते हैं ना, तो उनके जरिए जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। या जो कंपनी के एम्प्लॉयज हैं उनसे मिलकर आपकी बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप किसी लेबर के पास जाओ और उससे पूछो कि भाई जो प्रोडक्ट बना रहे हो उस पर कितना टाइम लगता है, कौन सा मटेरियल लगता है, कितना मटेरियल लगता है, कौन कौन से मशीन को इस्तेमाल करके ये सब बनाया जाता है, वगैरह वगैरह। तो ये एम्प्लॉय भी आपकी कंपनी का एम्प्लॉय है, तो उससे जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है दैट इज इंटरनल। कंपनी के अंदर मुख्तलिफ मीटिंग्स करते हुए, जैसे सीनियर लेवल मैनेजमेंट के साथ मीटिंग करना, या जूनियर जो आपके एम्प्लॉयज है, लेबर है, उनके साथ मीटिंग करके कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है, इंटरनल है। कंपनी के अपने रिकॉर्ड जो है, मुख्तलिफ रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, मुख्तलिफ रिकॉर्डिंग हो सकती है। जो कंपनी के अंदर डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं ना, उनके जरिए कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना, या जो कंपनी के मैनेजर्स हैं उनसे कोई इन्फॉर्मेशन लेना, ये सारे के सारे सोर्सेज जितने भी है वो इसे हम इंटरनल सोर्सेज ऑफ मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन कहते हैं। अब एक्सटर्नल सोर्सेज क्या हो सकते हैं? हमारा कस्टमर क्योंकि कस्टमर कंपनी की कोई ना कोई, अब कंपनी का हिस्सा तो नहीं है ना कस्टमर तो खाली आता है, हमारा प्रोडक्ट खरीदता और चला जाता है। तो उस कस्टमर से अगर आप पूछ रहे हो ना कि भाई हमारे प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हो कि नहीं, आप अपना फीडबैक दो, हमारे इस प्रोडक्ट में क्या चीज़ ऐड होनी चाहिए, क्या ख़त्म हो जानी चाहिए, इसमें से क्या चीज़ ऐसी है जो आपको पसंद नहीं आ रही, क्या क्या चीज़ें ऐसी है जो आप चाहते हो कि इसमें और फीचर्स डाले जाए तो बेहतर होगा, ठीक है। तो कस्टमर का जो फीडबैक होता है वो भी इंफॉर्मेशन है कि नहीं, और कस्टमर एक बार वाला बंदा है, तो दिस इज नोन एज एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। जो आपके कंपेटिटर्स हैं वहां से अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है, उनको देख के अगर कुछ सीख रहे हो, आप कुछ मालूम कर पा रहे हो, तो ये एक्सटर्नल सोर्स है। जो आपका सप्लायर है वो अगर आपको पता है कि भाई हमारे पास जो मटेरियल है इस क्वालिटी का है, उस क्वालिटी का है, ये क्वालिटी वाला इस रेट पे आता है, वगैरह वगैरह, ये सब कुछ आपको बताए, तो सप्लायर की इंफॉर्मेशन, वो भी सप्लायर भी आपकी कंपनी का तो बंदा नहीं है ना, एक्सटर्नल एक फैक्टर है, तो वो भी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कहलाता है। लॉज या गवर्नमेंट्स, मतलब हुकूमत जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है वो आप सबको मानने पड़ते हैं, तो उन रूल्स एंड रेगुलेशन में जो कुछ लिखा होता है इंफॉर्मेशन की क्या करना है, किस तरह करना है, तरीक़ाकार क्या होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, कितने टाइम में होना चाहिए। जिस तरह उन्होंने हमें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड्स बना के दे दिए होते हैं, ठीक है, कि इस स्टैंडर्ड्स के मुताबिक आपकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होनी चाहिए। तो ये इन्फॉर्मेशन भी बाहर से मिलती है, क्योंकि हुकूमत हमारी कंपनी में तो नहीं बनती ना, तो ये भी एक्सटर्नल है। किसी वेबसाइट से आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है, या टैक्स अथॉरिटीज से, टैक्सेशन अथॉरिटीज आपको कोई इन्फॉर्मेशन भेज रही है, ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल सोर्स। अब पाकिस्तान में जो टैक्स अथॉरिटी है दैट इज FBR, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। जो यूके में टैक्स अथॉरिटी है दैट इज HMRC। इसको पहले हर मैजेस्टी रेवेन्यू एंड कस्टम्स कहा जाता था। क्यों? क्योंकि पहले वहां पे क्वीन हुआ करती थी, अब क्वीन हलाक हो गई है, मर गई है, तो अब किंग है, तो अब इसको हिज मैजेस्टी रेवेन्यूज एंड कस्टम कहा जाता है। समझ आ रही है? ये याद रखना, याद ना भी रखो तो खैर है। पाकिस्तान की जो टैक्सेशन अथॉरिटी है दैट इज FBR, और यूके वाली को HMRC कहते हैं। न्यूज़पेपर के जरिए अगर आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही है, या न्यूज़ चैनल के थ्रू, अब ना न्यूज़पेपर आपकी कंपनी में बनता है, ना न्यूज़ चैनल आप अपना खुद बैठ के चला रहे हो, ठीक है, वो तो एक्सटर्नल फैक्टर्स है ना, तो कुछ एक्सटर्नल सोर्सेज से आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो दैट इज नोन एज एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन, और जिस सोर्स से मिल रही है वो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कहलाएगा। अब बच्चे अकाउंटिंग टाइप पढ़ने लगे। 3 किस्म की अकाउंटिंग होती है। आज तक स्टूडेंट्स कंफ्यूज है M1 लेवल वाले कि ये है क्या, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग को कुछ एक ही समझते हैं और पता नहीं क्या क्या होता है। आसानी से समझाने लगे बच्चे। सबसे पहले कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट यानी खर्चा, अकाउंटिंग यानी हिसाब किताब। अपने खर्चे के हिसाब किताब को कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं। आसान एग्जांपल, बस डेफिनेशन। अब अकाउंटिंग वाले क्या कहते हैं? एक्यूमुलेशन ऑफ कॉस्ट। एक्यूमुलेशन यानी इकट्ठा करना, अब खर्चे को इकट्ठा करना। किस चीज का खर्चा इकट्ठा करना? फॉर इन्वेंटरी वैल्यूएशन इन ऑर्डर टू मीट रिक्वायरमेंट्स ऑफ बोथ फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अच्छा, मतलब अपनी इन्वेंटरीज को वैल्यू देना, मालूम करना कि कौन सी इन्वेंटरी पे कितना कितना खर्चा लगा है। ये क्यों मालूम करना? ताकि इसके जरिए फाइनेंशियल और मैनेजमेंट अकाउंटिंग करते वक्त हमें आसानी हो।
मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग करते वक्त हमें मालूम हो कि भाई हमारे रिसीट्स कितने डॉलर्स के थे, इशू कितना किया था और हमारे पास बैलेंस इन्वेंट्री कितनी है, और यही सब डॉलर्स के जरिए हमने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में तो बताना होता है ना कि भाई हमारे पास एसेट्स कितने हैं, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स वगैरह वगैरह। तब जो करंट एसेट्स है, इन्वेंट्री वगैरह, इन्वेंट्री को जो हमने टॉपिक पढ़ा था इन्वेंट्री वैल्यूएशन, इसी को कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं। यानी अब अपने खर्चे का हिसाब किताब कर रहे हो। अब इनकी डेफिनेशन जरा एक्सटेंड हो जाती है। क्या कहते हैं कि अपनी इन्वेंट्री की कॉस्ट मालूम करना, वैल्यू मालूम करना, किस चीज के लिए, इन ऑर्डर टू मीट रिक्वायरमेंट्स ऑफ बोथ फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग करते वक्त तो जो वैल्यू चाहिए होती है इन्वेंट्री की, वो हमें मालूम होनी चाहिए। तो वो तब मालूम होगी ना जब आप अपनी इन्वेंट्री को वैल्यू दोगे, मतलब उसकी जितनी कॉस्ट लगी है वो इकट्ठा करोगे, मालूम कर पाओगे। तो बात वही आ जाती है कि अपने खर्चों की हिसाब किताब को, अकाउंटिंग को कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग किसे कहते हैं? देखो, प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद व्हाटएवर इंफॉर्मेशन दे नीड इन ऑर्डर टू हेल्प देम यूज देयर रिसोर्सेज एफिशिएंटली एंड टेक सेंसिबल डिसीजंस। कि मैनेजर्स को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो उनको प्रोवाइड करना, ताकि उसके जरिए वो अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंट तरीके से इस्तेमाल करे और बेहतर से बेहतर डिसीजंस ले सके। इस पूरे प्रोसेस को मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन कहते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहते हैं। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्या मतलब? अपने मैनेजर्स को हर वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना जिसकी उसको जरूरत हो, ताकि उसको इस्तेमाल करके ये अपने रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज करे और सेंसिबल डिसीजंस ले। इस पूरे प्रोसेस को मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहते हैं। अब सिमिलरली फाइनेंशियल अकाउंटिंग किसे कहते हैं? कि प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इन्फो फॉर कंपनीज अकाउंट्स टू बोथ मैनेजमेंट एंड एक्सटर्नल पार्टीज। कंपनी के जो भी अकाउंट्स है ना, उनकी इंफॉर्मेशन को अपनी मैनेजमेंट को और एक्सटर्नल पार्टीज को प्रोवाइड करना ठीक तरीके से हिसाब किताब करके, इसको हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहते हैं। पूरी रिपोर्टिंग बना के जो मैनेजमेंट को यानी मैनेजर्स को दी जाती है, ताकि उनको पता हो कि भाई हमारे पास एसेट्स कितने हैं, उसमें नॉन करंट एसेट्स कितने हैं, करंट एसेट्स कितने वगैरह वगैरह, ठीक है। और एक्सटर्नल पार्टीज जैसे इन्वेस्टर्स, ओनर्स वगैरह, इन सबको प्रोवाइड करना, ऑडिटर्स को प्रोवाइड करना, दिस इज नोन एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब बच्चे अकाउंटिंग रिपोर्ट्स पढ़ते हैं कि मैनेजमेंट जो होती है वो अपने रिपोर्टिंग कैसे करते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिपोर्ट्स कैसे बनते हैं, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्टिंग जो है वो कैसे बनाई जाती है। सबसे पहले मैनेजमेंट रिपोर्टिंग जो है वो इंटरनल यूजर्स के लिए होती है। मैनेजमेंट जो भी इंफॉर्मेशन बनती है, जो रिपोर्ट्स बनते हैं, वो अपने मैनेजर्स के लिए बनाते हैं ना, ताकि उसको इस्तेमाल करके प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग को कंट्रोल कर सके। फाइनेंशियल जितनी रिपोर्टिंग होती है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स के लिए, एक्सटर्नल यूजर जैसे ओनर, आपका जो शेयर होल्डर है, या आपके ऑडिटर्स वगैरह, इन सब के लिए बनाए जाते हैं। ये मैनेजमेंट रिपोर्ट जो है वो टाइमली होते हैं, मतलब जब चाहो बना सकते हो। जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होते हैं वो कंप्लीट ईयर के बनाए जाते हैं। पूरे साल में जो कुछ हुआ है वो रिपोर्ट कर दिया जाता है ईयर एंड पे, साल के आखिर में, ठीक है। तो पूरे साल के लिए रिपोर्ट बनाई जाती है, जबकि मैनेजमेंट वाले कभी भी बना सकते हैं, वो टाइमली होते हैं। अच्छा, जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसमें फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों इंफॉर्मेशन इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब आप नंबर्स भी इस्तेमाल कर सकते हो कि सेल्स इतने डॉलर्स के, प्रॉफिट्स इतने डॉलर्स के, खर्चा इतना डॉलर्स का वगैरह वगैरह। और आप किसी लेबर की स्किल्स के बारे में बात कर सकते हो, लेबर की एफिशिएंसी भी बता सकते हो, लेबर की कैपेसिटी के बारे में बात कर सकते हो, मटेरियल की क्वालिटी की बात कर सकते हो, वगैरह वगैरह। बहुत सारी चीजें इंफॉर्मेशन में हो सकती है। जबकि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल इन्फो होगी, मतलब वो वाली इंफॉर्मेशन होगी जिसमें मॉनिटरी टर्म्स इस्तेमाल हुए होंगे, मतलब सिर्फ और सिर्फ पैसे की बात हो रही होगी कि हमारे पास इतने के करंट एसेट्स है, इतने के नॉन करंट एसेट्स है, इतनी की हम पे लायबिलिटी है, इतना इस साल एक्सपेंस हुआ P&L में जो लिखते हैं, इतने डॉलर्स का इनकम आया, इतनी हमारी इक्विटी है वगैरह वगैरह। तो सिर्फ और सिर्फ डॉलर्स की बात होगी, मॉनिटरी वैल्यूज की बात होगी। जो मैनेजमेंट रिपोर्ट्स है उसकी कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं होती, मतलब फॉर्मेट ऑफ योर ओन चॉइस, अपनी मर्जी से जिस फॉर्मेट में रिपोर्ट बनाना चाहते हो बनाओ, हुकूमत की तरफ से कोई रोकथाम नहीं होता। जबकि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को लीगल फ्रेमवर्क को देखते हुए बनाना पड़ता है, एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट के थ्रू बनाना पड़ता है, हुकूमत के जो रूल्स रेगुलेशंस है उसके मुताबिक बनाना होता है, ठीक है। और जो स्टैंडर्ड हुकूमत ने बताया ना, वो जो एक खास फॉर्मेट बताया, एग्जैक्ट उसी फॉर्मेट को फॉलो करके रिपोर्टिंग करनी होती है। जो मैनेजमेंट रिपोर्ट्स हैं वो पास्ट एंड फ्यूचर दोनों डेटा उसमें मौजूद होते हैं। अब पास्ट और फ्यूचर का क्या है? देखो, फॉरकास्टिंग जब हम करते हैं, वेदर फॉरकास्टिंग का नाम सुना है कि नहीं? जब मौसमियात वाले कहते हैं कि कल फला जगह बारिश होगी, फला जगह धूप निकलेगी, फला जगह आंधी आएगी, तो ये होगा तो वो होगा। अब बिजनेस फॉरकास्टिंग भी की जाती है। बिजनेस फॉरकास्टिंग कैसे कहते हैं? पिछले 4-5 साल के डेटा को
इकट्ठा करके स्टडी किया जाता है और उसको देखते हुए आगे आने वाले सालों के लिए कुछ ना कुछ एस्टिमेट्स लगाए जाते हैं, अंदाजे लगाए जाते हैं कि हाँ, पुराने डेटा को देखते हुए हमें ऐसा लगता है कि आगे बिजनेस के साथ ये कुछ होगा। तो जो इनको लगता है, जो फोरकास्टिंग के थ्रू इनको डेटा मिला है ना, तो वो फ्यूचर का डेटा ही है ना, तो वो भी अपने पास रिकॉर्ड कर लेते हैं कि हाँ, पुराने डेटा को देखते हुए हमें ये एस्टिमेट किया कि आगे बिजनेस के साथ ये कुछ होगा। तो वो डेटा भी इकट्ठा कर लिया और पुराना डेटा तो वैसे भी रिकॉर्डेड पड़ा होता है। तो मैनेजमेंट रिपोर्ट में पास्ट एंड फ्यूचर दोनों डेटास होते हैं, जबकि फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में सिर्फ और सिर्फ पास्ट की बात होती है, क्योंकि ये साल गुजरा तो इस साल में जो कुछ भी हुआ है इस साल के एंड पे रिकॉर्ड कर दिया जाता है कि हाँ, इस साल में ये कुछ हुआ। तो पास्ट डेटा है, मतलब इस साल में जो कुछ हुआ था अब उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है। सॉरी। अच्छा, मैनेजमेंट रिपोर्ट जो है प्रिपेयर्ड ओनली फॉर मैनेजर्स, ये सिर्फ और सिर्फ मैनेजर्स के लिए बनाए जाते हैं ताकि वो इसको इस्तेमाल करके प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग और कंट्रोल कर सके। जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैनेजर्स और एक्सटर्नल पार्टी दोनों को दिए जाते हैं। अब एक्सटर्नल पार्टीज में क्या क्या आते हैं? जो आपके इन्वेस्टर्स हैं, मतलब जो आपका बॉस है, ओनर है या शेयर होल्डर्स है, वगैरह वगैरह, ठीक है। और ऑडिटर्स को भी ये फाइनेंशियल रिपोर्ट्स दिए जाते हैं। अब बात रिपोर्ट्स की आई गई है तो जरा बात करते हैं कि मैनेजमेंट रिपोर्ट किसे कहते हैं। ठीक है बच्चे, पहले इनकी डेफिनेशन समझाता हूं, फिर आसान लफ्जों में ये डेफिनेशन समझाऊंगा कि वो डॉक्यूमेंट जिस पे हर टीम या डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखी जाती है कि भाई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, आपके गोल्स एंड माइलस्टोन, मतलब आपका टारगेट क्या है, आपने अचीव क्या करना है, और ये सब करते वक्त जो उनको इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो भी इसमें मौजूद होती है, ताकि इसको इस्तेमाल करके मैनेजर्स इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सके। कि अ डॉक्यूमेंट दैट समराइजेस a team or department's responsibilities, goals and milestones and is used to help managers make informed decisions। अब आसान लफ्ज़ों में समझाना चाहता हूं। देखो, जब आप मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन देते हो ना मैनेजर्स को, तो वो इंफॉर्मेशन एक रिपोर्ट के शक्ल में बनाई जाती है और उस रिपोर्ट को मैनेजमेंट रिपोर्ट कहते हैं। बात खत्म। मैंने यहां पे दूसरी डेफिनेशन में लिख भी दिया है, ये बुक की डेफिनेशन ये हमारी है कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन इज ऑलवेज प्रेजेंटेड इन अ फॉर्म ऑफ रिपोर्ट व्हिच इज कॉल्ड मैनेजमेंट रिपोर्ट। बात खत्म। अब इस रिपोर्ट में जिस टीम या डिपार्टमेंट के पास भेज रहे हो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बताई गई होती है कि आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपने टारगेट्स क्या अचीव करके देने हैं, और इन टारगेट्स को अचीव करने के लिए जो उनको इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो भी लिखी होती है ताकि उसको इस्तेमाल करके इन्फॉर्म्ड यानी करेक्ट और एक्यूरेट डिसीजंस ले सके। अब बच्चे, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये बनाया कैसे जाता है? सबसे पहले टाइटल लिखा जाता है, सब्जेक्ट मतलब किस चीज के बारे में बात हो रही है, ठीक है। फिर टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी क्लेरिफिकेशन होती है सब्जेक्ट की। फॉर एग्जांपल मैं लिखूं यहां पे कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन के बारे में मैं कुछ लिखने लगा हूं। अब क्लेरिफिकेशन में फिर लिखूं कि कौन सी वैल्यूएशन, किस इन्वेंट्री की वैल्यूएशन, वगैरह वगैरह। हमारे पास 5-6 प्रोडक्ट्स की इन्वेंट्री पड़ी हुई है तो मैं स्पेसिफिक लिखूं कि किस इन्वेंट्री की, किस प्रोडक्ट की कौन सी वैल्यूएशन, रिसीट्स की वैल्यूएशन, इश्यूज की वैल्यूएशन, या जो बैलेंस इन्वेंट्री है उसकी वैल्यूएशन, क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यूएशन है। तो क्लैरिफिकेशन होती है उस टाइटल की यानी सब्जेक्ट की। उसके बाद इंट्रोडक्शन कि ये रिपोर्ट किसने भेजा है और उसको ऑब्टेन यानी इसको इकट्ठा कैसे किया गया था, किस सोर्स से इसको बनाया गया है इस रिपोर्ट को या इस इंफॉर्मेशन को। मेन बॉडी मतलब जो डिटेल बात आप करना चाहते हो ना वो कही जाती है, पूरा रिपोर्ट बनाया जाता है, इंफॉर्मेशन बनाई जाती है। आखिर में कंक्लूजन्स, कंक्लूजन में क्या लिखा जाता है, मतलब फाइंडिंग्स या समरी कि भाई ये पूरे रिपोर्ट का खुलासा क्या है, ये करना चाहिए, ठीक है, वजह ये है। तो जो फाइंडिंग्स एंड समरीज इसे ही कहते हैं। रिकमेंडेशंस कि भाई हमारी सजेशंस क्या है, जो रिपोर्ट बनाते हैं वो अपनी सजेशन भी दे कि हाँ इस मसले को टैकल करने के लिए हमारी ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, हमारी सजेशंस है, हम सजेस्ट करते हैं। बाकी जिसको इन्फॉर्मेशन भेज रहे हो डिपेंड तो उसी पे करता है ना कि उसने आगे करना क्या है, लेकिन सजेशंस के थ्रू उसको एक हेल्प मिल जाती है कि हाँ ये कुछ हो सकता है और आगे वो अपना भी सोचता है, तो उसने जो भी डिसीजन लेना होगा, लेकिन हम सजेशन भी भेजते हैं। फिर सिग्नेचर्स किए जाते हैं और आखिर में एग्जेक्टिव समरी भी बनाई जाती है। अब एग्जेक्टिव समरी किसे कहते हैं? देखो, आपने 14-15 पेजेस का रिपोर्ट बनाया, कुछ मैनेजर्स ऐसे होते हैं जिनको बहुत काम होता है, या आप सीईओ को ये रिपोर्ट्स भेज रहे हो तो सीईओ के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपका 14, 15 या 16 पेजेस की रिपोर्ट पढ़ सके।
तो अब ऐसे बंदों के लिए एक एग्जीक्यूटिव समरी बनाई जाती है, मतलब ये 15, 10, 8, 7, 9 पन्नों पे जो आपने जो किस्से कहानियां सुनाई ना उसको शॉर्ट करके एक आध पेज पे लिख लो कि भाई मेन फिल्म क्या है, भाई मेन पिक्चर क्या है, मेन मैं बताना क्या चाह रहा हूं, उसकी एक शॉर्ट समरी एक पेज पे लिख दो। इसको एग्जीक्यूटिव समरी कहते हैं। अब बच्चे एक होता है एडहॉक रिपोर्ट। एडहॉक रिपोर्ट किसे कहते हैं? यही मैनेजमेंट रिपोर्ट अगर जल्दी जल्दी में किसी इमरजेंसी सिचुएशन में बनाओ ना तो इसको एडहॉक रिपोर्ट कहते हैं। अब आप सोचोगे कि भाई इसको एडहॉक क्यों कहते हैं, आप इमरजेंसी में बनाओ या बगैर इमरजेंसी के बनाओ, है तो मैनेजमेंट रिपोर्ट ही। अच्छा, एडहॉक रिपोर्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक फर्क है, यहां आप पे स्टैंडर्ड फॉलो करने की कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू नहीं होते, आप पे कोई तलवार नहीं लटकती कि आपने इस स्टैंडर्ड्स के मुताबिक रिपोर्ट बनानी है। नहीं, अगर आपने जल्दी जल्दी में बनानी है, इमरजेंसी कहते ही उसको एक नागहानी कोई आफत आ गई है खुदा न खास्ता और उसके लिए कुछ ना कुछ रिपोर्ट बना के किसी ना किसी को भेजनी पड़ रही है, तो यहां आपको कहते हैं कि मैनेजमेंट रिपोर्ट्स प्रिपेयर्ड इन इमरजेंसी वेयर फॉलोइंग द स्टैंडर्ड इज नॉट मैंडेटरी। स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना जरूरी नहीं होता, आप बगैर स्टैंडर्ड्स के बनाना चाहते हो तो भी बना लो, खैर है। तो इसे एडहॉक रिपोर्ट कहते हैं, मतलब वही मैनेजमेंट रिपोर्ट अगर इमरजेंसी में बनाया जाए बगैर स्टैंडर्ड्स को फॉलो किए, दिस इज नोन एज एडहॉक रिपोर्ट। अब देखो बच्चे, इसी मैनेजमेंट रिपोर्ट को प्रेजेंटेबल यानी प्यारा और आसान, इजी समझने में आसान कर देने के लिए इसमें कुछ कंपोनेंट्स ऐड किए जाते हैं। कैसे कंपोनेंट्स? फॉर एग्जांपल आप इसको पूरे टेक्स्ट के बजाय 10-12 पन्नों का टेक्स्ट लिखने के बजाय आप इसको टेबल्स की शक्ल में भी बना सकते हो। कैसे? देखो इधर कि 2021 में हमारे 10,000 के रेवेन्यूज आए थे, सेल्स हुए थे, जिसमें 7,000 का खर्चा था और 3,000 का प्रॉफिट। 2022 में 15,000 के सेल्स हुए थे, 13,000 का खर्चा था, 2,000 के प्रॉफिट। 2023 में 14,000 के सेल्स हुए थे, 10,000 का उसमें खर्चा था, 4,000 के प्रॉफिट। तो 3 साल की सेल्स की रिपोर्टिंग इतने सी जगह में हमने कर दी है, प्यारी भी लग रही है, आसान भी लग रही है, और आप देखो हर साल को डायरेक्टली रिलेट भी कर पा रहे हो। तो इसको प्रेजेंटेबल और इजी बनाने के लिए आप ये कुछ कंपोनेंट्स ऐड कर सकते हो। इसके अलावा क्या बना सकते हो? बार्स की शक्ल में, बार चार्ट की शक्ल में। बार यानी देखो ये स्टील के शक्ल के जो चीजें बनाई जाती है ना, इसको बार्स कहते हैं। अब ये बार चार्ट जो हमने बनाया, ये क्या आसानी पैदा करके दे रही है? देखो इसके जरिए आप डायरेक्ट बगैर कुछ कहे मालूम कर पा रहे हो कि 30,000 की सेल हुई है 2021 में, 2022 में 19,000 की सेल हुई है, 2023 में 24,000 की सेल हुई है और 2024 में 40,000 की सेल हुई है। आप आसानी से मालूम तो कर पा रहे हो। इसके अलावा भी एक और फायदा हमें मिल रहा है। फायदा क्या मिल रहा है? कंपैरिजन आसानी से हो सकती है। इधर देखो, सॉरी, इधर देखो, आप अब आसानी से कंपेयर कर पा रहे हो कि हाँ इधर देखो ये जो है ये मतलब 2021 और 22 में 10,000 सेल्स का फर्क था, ठीक है। अच्छा, 2023 में और 2022 में इधर देखो कम से कम 4-5 हज़ार सेल्स का फर्क आ रहा है, ये देखो। अच्छा, 2024 और 2023 के सेल्स में कम से कम 15,000 का फर्क है, ये देखो। तो आप आसानी से कंपेयर कर पा रहे हो कि नहीं बच्चे? बिल्कुल कंपेयर कर पा रहे हो। तो बार चार्ट्स, एक तो रिपोर्टिंग आसानी से हो जाती है, दूसरा इसके जरिए आप कंपैरिजन भी कर सकते हो। लाइन ग्राफ भी बना सकते हो बच्चे। अब लाइन ग्राफ हो हमें एक तो आसानी करके दे दिए कि देखो 2021 में के तीसरे चौथे महीने तक हमारे सेल्स 30,000 थे, फिर उसके बाद 5वें छठे महीने में 20,000 के सेल्स हुए, फिर 2022 के 5वें छठे महीने तक हम 40,000 के सेल्स कर चुके थे। फिर वहाँ से जब 2023 स्टार्ट हुआ तो वहाँ सेल्स बहुत कम थे, 10,000 के थे। फिर 2024 के करीब सेल्स 20,000 के थे और फिर अचानक 1-2 महीने में ही 40,000 के सेल्स। तो एक तो ये प्रेजेंटेशन हो रही है, दूसरा फायदा क्या हो रहा है देखो इधर, इसके जरिए आप ट्रेंड समझ सकते हो। अब ट्रेंड का समझने से क्या मतलब है यहां मेरा, इधर देखो ये जो इंक्रीज आया है ना, ये जो इंक्रीज आया है इसको आप अलहदा से स्टडी भी कर सकते हो। ये सिर्फ ऐसा नहीं कि बस सेल्स बढ़ते जाते, ये तो हम लॉन्ग टर्म
ग्राफ बना रहे तो इसलिए स्ट्रेट ग्राफ बना दिया है। इसको आप अलग डिटेल से भी यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। देखो कि जो इंक्रीज आया ना, पहले बढ़ते जा रहे थे, फिर ज़रा से 1-2 दिन कम हुए, फिर बहुत बढ़ते जाते, फिर 2-3 दिन सेल नहीं हुए थे, फिर बढ़ते जाते, फिर 10-12 दिन सेल नहीं हुए थे, फिर बढ़ते गए, और देखते देखते वो 3-4 महीनों की रिपोर्ट को अगर हम देखें तो सेल्स यहां से यहां तक आ गए हैं। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म रन पे सेल्स इंक्रीज कर गए हैं। अब ये जो इंक्रीज होने का ट्रेंड है उसको हमने डिटेल से स्टडी किया बच्चे। ये जो डिक्रीज हो रहा है ना बच्चे, फॉर एग्जांपल ये वाला डिक्रीज या ये डिक्रीज, इस डिक्रीज के ट्रेंड को भी आप डिटेल से स्टडी कर सकते हो। इधर देखो, ऐसे नहीं कि बस एकदम से सेल्स नीचे आ गए थे, नहीं, सेल्स थोड़े थोड़े पिछले बारी से कम हो रहे थे, फिर अचानक 1-2 दिन ऐसे आए कि कोई सेल हुई नहीं, फिर बढ़ गए, फिर स्लोली बहुत कम हो रहे थे लेकिन कुछ ना कुछ हो रहे थे, 1-2 दिन फिर सेल्स बढ़ गए, फिर करते करते सेल्स नहीं हो पा रहे थे, ग्राफ नीचे आ रहा था, फिर 1-2 दिन सेल्स हुए, फिर सेल्स नहीं हो रहे, 1-2 दिन फिर सेल्स हुए, उसके बाद फिर से सेल्स होना बंद हो गए। तो लॉन्ग टर्म रन पे जब हमने देखा ना तो पिछली बारी से बहुत ज्यादा डिक्रीज आ चुका था। ठीक है, तो इंक्रीज या डिक्रीज दोनों ट्रेंड्स आप मालूम कर सकते हो कि बिजनेस में कौन कौन से महीनों में सेल्स बढ़ते जा रहे थे और कौन कौन से महीनों में सेल्स डिक्रीज होते जा रहे थे। ठीक है, तो दिस इज नोन एज दी लाइन ग्राफ, जिसको आप ट्रेंड्स मालूम करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा, इसके बाद पाई चार्ट भी मालूम कर सकते हो। पाई चार्ट के जरिए आप बहुत आसानी से अपने इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कर सकते हो। देखो बच्चे, जो पूरा डायग्राम बनाया है ना, दिस इज नोन एज अ पाई चार्ट। ठीक है, क्योंकि ये एक पाई की शक्ल में होता है। अब इधर देखो आसानी क्या पैदा की है, 10-12 पेजेस के रिपोर्ट के बजाय इन्होंने बहुत आसानी से हमारे इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट किया है। ये पूरी जो पाई चार्ट है किस लिए बनाई गई है? सेल्स के लिए, सेल्स की इंफॉर्मेशन देने के लिए कि सेल्स से जो रेवेन्यू आया, जो पैसा आया, उसकी बात कर रहे हैं कि भाई जो सेल्स का रेवेन्यू आया उसमें से 40% मटेरियल की कॉस्ट थी, 30% लेबर की कॉस्ट है, 10% हमारे एक्सपेंसेस हैं, 7% नॉन प्रोडक्शन की कॉस्ट थी और बकाया 13% जो है वो हमारा प्रॉफिट है। तो बहुत ही आसानी से, बहुत लंबे चौड़े रिपोर्ट्स को बनाने के बजाय हमने एक पाई ग्राफ के जरिए अपने इंफॉर्मेशन को बहुत आसानी से प्रेजेंट किया बच्चे। अब बच्चे इस चैप्टर में एक टॉपिक है आईटी डिपार्टमेंट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट का आपस में रिलेशन क्या है, समझाने लगो बच्चे। गौर से देखो कि आईटी डिपार्टमेंट, आईटी सिस्टम जिसे कंप्यूटर सिस्टम भी कहते हैं, स्टोर्स मैनेजमेंट रिकॉर्ड्स इलेक्ट्रॉनिकली एंड कीप्स द डेटा सेफ व्हाइल सेविंग मेनी रिसोर्सेज सच एज मनी एंड टाइम एक्सेट्रा। देखो कंप्यूटर सिस्टम बहुत फायदा कर चुका है अकाउंटिंग वर्ल्ड में, बहुत ज्यादा फायदा। पहले जो रिपोर्ट्स ह्यूमंस बैठ के, इंसान बैठ के एक एक पेज पे बना रहा होता था और घंटे लगते थे, कंप्यूटर उसे मिनटों में बना लेता है। अच्छा, अब इंसान के ज़हन में इतनी बातें याद तो रहती नहीं है, तो सब कुछ किताब पे लेजर्स में लिखना पड़ता था। अब लेट्स सपोज आपके पास 1000 लेजर्स हैं, फिर 2000 हो गए, फिर 3000 हो गए, फिर 5000 लेजर्स आपने भर दिए। अब 5000 लेजर को कहीं ना कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा क्योंकि वो जरूरी डेटा होता है, जाया भी नहीं कर सकते। अब इस 5000 लेजर्स को स्टोर करने के लिए क्या आप अलग से 3-4 स्टोर रूम बनाते, तो वो बहुत मसला हो रहा था। लेकिन अब कंप्यूटर जो है वो 1 GB के अंदर पता नहीं आप कितने हजार किताबें रख सकते हो, तो बहुत हजार क्या लाखों किताबें भी आप वहां स्टोर कर सकते हो बहुत आसानी से। तो अब देखो बच्चे, टाइम भी सेव हो रहा है और पैसा भी बचा के दे रहे हैं। जो रिपोर्ट इंसान दिनों में बनाता था तो उस पूरे दिन की पेमेंट करनी पड़ती थी, वही कंप्यूटर्स मिनट्स में बना देते हैं। जो रिपोर्ट स्टोर करने में पता नहीं आपको क्या क्या रिसोर्सेज लग रहे होते थे, कंप्यूटर वो आसानी से बहुत इजीली स्टोर करके दे देता है और सेफ भी स्टोर करता है, उसको खराब होने का खतरा भी नहीं होता अगर प्रॉपर सिक्योरिटी रखी जाए तो कंप्यूटर ने अकाउंटिंग वर्ल्ड में बहुत आसानियां पैदा करके दी हैं, बहुत आसानियां। जैसे कि आईटी सिस्टम के फीचर्स क्या है, खसूसियात क्या है? इजी डेटा कलेक्शन एंड सेफ कीपिंग, बहुत आसानी से डेटा कलेक्ट किया जाता है बामुकाबला ह्यूमंस। अब ह्यूमंस जिस तरह डेटा को कलेक्ट करते थे और फिर सेव करते थे, जिस फॉर्म में उसको लिखना पड़ता था, रिकॉर्ड करना पड़ता था, बहुत टाइम कंज्यूमिंग सिस्टम था। कंप्यूटर ने वो चीज आसान कर दी है। अब तो आपको कोई चीज लिखने की जरूरत भी नहीं है, पहले तो कंप्यूटर पे भी टाइप किया जाता था ना। अब पिक्चर लो,
जिस भी डॉक्यूमेंट का पिक्चर आपने लेना है, जैसी पिक्चर लो वो पिक्चर से खुद टेक्स्ट में कन्वर्ट होकर एक पीडीएफ फाइल बन जाती है या वर्ड फाइल बन जाती है। बहुत आसानियां हो गई है और सेफ भी उसको रख सकते हो। इसके बाद लार्ज डेटा सेविंग कैपेसिटी, हजारों लेजर्स की किताबें रखने के बजाय आप एक ही फोल्डर में हजारों प्रोजेक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन सेव कर सकते हो अपने कंप्यूटर में बहुत ही आसानी से। स्पीडी कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क, देखो लेट्स सपोज कंप्यूटर्स को निकाल लो, कंप्यूटर्स है ही नहीं, इजाद ही नहीं हुए। एक बंदा है कराची में बैठा है, उसके पास कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मैंने भिजवानी है, कुछ ना कुछ फाइल्स भिजवानी है, कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट जो है तैयार किए गए वो मैंने भिजवाने हैं। तो यहाँ से कराची अगर मैं बाय रोड जाऊंगा तो 1 दिन लगेगा, अगर जहाज पे जाऊंगा तो 11 घंटे लगेंगे, 10 घंटे, ठीक है। घंटे तो 1 आध घंटे में बंदा पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ से निकलना और एयरपोर्ट तक जाना, वहां से फिर उधर कम से कम 5-6 घंटे तो लग ही जाते हैं, ठीक है, और पैसा अलग लगेगा। अब कंप्यूटर ने इसको आसान कैसे कर दिया है, मैं निकालूंगा मोबाइल या कंप्यूटर, ईमेल, पिक्चर लूंगा, ठीक है, या उसको स्कैन करूंगा और ईमेल के जरिए वो इंफॉर्मेशन भेज दी, विद इन मिनट्स उसको इंफॉर्मेशन वहां रिसीव हो जाएगी बगैर किसी पैसे के, बगैर किसी खर्चे के। तो बहुत आसानियां करके दी है, बहुत स्पीडी कम्युनिकेशन हो सकते हैं, बहुत ज्यादा स्पीडी। इजी एंड फास्ट प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी एट अ सिंगल सर्च। फॉर एग्जाम्पल आप उसी तरह पुराने किसी पिटे मॉडल को इस्तेमाल करते रहे कि भाई लेजर्स में सब कुछ नोट करो और लेजर जाके अपने स्टोर रूम में रख के आओ। अब एक दिन आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, पुराना कोई भी आपको प्रोजेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप पहले जाओगे स्टोर रूम में, वो लेजर ढूंढोगे कि भाई ये कहाँ पे रिकॉर्ड किया गया था। वो लेजर जब घंटों बाद मिलेगा तो फिर उसमें देखोगे कि इस प्रोजेक्ट के बारे में कहाँ पे लिखा गया था। जबकि कंप्यूटर में आप क्या करोगे, वो जो ऊपर सर्च बार होता है ना, वो पे खाली इस प्रोजेक्ट का नाम सर्च करो या वो स्पेसिफिक कोड जो इस प्रोजेक्ट को हमने दे रखा था, जैसे ही सर्च करोगे उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है विद इन सेकंड्स आपको मिल जाएगी। तो स्पीडी प्रोसेसिंग लिमिट्स उसकी बहुत ज्यादा है कि नहीं, कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है, एक सिंगल सर्च में जल्दी से जल्दी आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है। अच्छा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर फॉर डेटा एक्सेसिंग एंड शेयरिंग, डेटा को एक्सेस करने के लिए मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर आ गए हैं, शेयर करने के लिए मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर आ गया। समझाता हूं, आपने तो किसी यूजफुल चीज के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया, नहीं अब तक नहीं किया होगा, आई एम श्योर। जो मोबाइल में आपके ज़ेपिया है या जो आईफोन्स में एयर ड्रॉप का सिस्टम होता है, एक मोबाइल से दूसरे में कितनी जल्दी और कितनी आसानी से आप सामान ट्रांसफर कर सकते हो। या शेयर इट एक सॉफ्टवेयर है, एक ऐप है, उसके जरिए भी चीजें भेजी जा सकती है, कितनी आसानी से भेजी जा सकती है इसमें से। अब देखो बच्चे, मुझे कोई फाइल भिजवानी है, ठीक है, और पेशावर में बैठा एक बंदा है या कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन है किसी ना किसी जरिए से भिजवानी है, तो मैं यहां से व्हाट्सएप निकालूंगा, वॉइस नोट रिकॉर्ड करूंगा और पेशावर में उस बंदे को चीज इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। या वो पीडीएफ फाइल मैंने भेजनी है तो व्हाट्सएप ओपन करूंगा, व्हाट्सएप में वो फाइल इनपुट की और पेशावर ट्रांसफर, या ईमेल के जरिए भेजूंगा। या अगर वो बंदा पास है और मैंने कोई वीडियो, किसी स्पेशल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वो कोई वीडियो भेजनी है, तो ज़ेपिया या एयर ड्रॉप या शेयर इट के जरिए विद इन मिनट्स वो इन्फॉर्मेशन मैं उसको दे सकता हूँ कि नहीं, और वो चलता बनेगा, बस अपना काम करेगा, इन्फॉर्मेशन जो भी चाहिए थी वो उसके अपने फ़ोन में उसके पास स्टोर हो गई है। अच्छा, इसके अलावा जो हम अब तक पीएनएल और एसओएफपी खुद बनाया करते थे ना, वो बैठ के एग्जैक्ट जो हुकूमत के बनाए गए स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट्स है उसके मुताबिक, अब वो भी तो नहीं करना पड़ता। बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जिसमें ऑलरेडी सब कुछ पहले से बना बनाया होता है, वहां पे आपको फॉर्मेट भी बना बनाया मिलता है कि हाँ एसेट्स के लिए अलग फॉर्मेट, एसेट्स में करंट एसेट्स कौन से हैं, नॉन करंट एसेट्स कौन से, रिसीवेबल है वगैरह वगैरह, लाइबिलिटीज, इक्विटीज, हर चीज का फॉर्मेट होता है। हर जगह जाके सिर्फ आपने वैल्यू पुट करनी है कि हाँ एसेट की ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, वैल्यू इनपुट की, जैसे ही इंटर किया सारा डेटा इनपुट किया, वो खुद ब खुद ही उसे एसओएफपी के शक्ल में ले आता है, रिपोर्ट बनाता है, या पीएनएल के शक्ल में ले आता है। तो आजकल तो आईटी की वजह से बहुत ज्यादा आसानी हो गई है अकाउंटिंग वर्ल्ड में। तो आईटी का, कंप्यूटर सिस्टम्स का अकाउंटिंग में बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, बहुत ज्यादा आसानियां पैदा करके दी हैं। अब एक लास्ट टॉपिक है बच्चे, छोटा सा, रोल ऑफ ट्रेनी अकाउंटेंट, कि ट्रेनी अकाउंटेंट का रोल क्या है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। देखो बच्चे, कलेक्टिंग एंड प्रोसेसिंग डेटा, उसका यही काम होता है, डेटा को कलेक्ट करना और प्रोसेस करना। अब किस
डेटा को, कॉस्ट रिलेटेड डेटा को, या रेवेन्यूज सेल्स रिलेटेड डेटा को। मतलब हमारी कॉस्ट कितनी लगी है या हमने सेल्स कितनी की। अब ट्रेनिंग अकाउंट किसे कहते हैं? देखो, आप जब ACCA कर लोगे, सिर्फ एफिलिएट बन जाओगे और प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे ना किसी फर्म में काम करने या जॉब करने, तो जब तक आपने कुछ सीखा ना हो तो स्टार्ट में तो आपको सीखना पड़ेगा ना। जब आप अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट करने जाओगे तो आप एक ट्रेनी अकाउंटेंट होगे। तो ट्रेनी अकाउंटेंट ने अभी तक कुछ नहीं सीखा होता, वो सीखने आया होता है, ट्रेनिंग कर रहा होता है। तो ऐसे बंदे को आप कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते जो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल हो, जो बाहर जाए तो मसला हो सकता है। तो खतरे की वजह से भी नहीं दे सकते। अच्छा, आप इसलिए भी कोई सख्त काम नहीं करवा सकते, कोई ऐसा काम नहीं करवा सकते जिससे कंपनी को बहुत नुकसान हो सकता है अगर वो जरा सा भी गलत हुआ, क्योंकि उस बेचारे को अभी तक कोई एक्सपीरियंस है नहीं, वो तो सीखने के लिए आया है। तो इसके जिम्मे आप कोई बहुत बड़ा काम नहीं लगा सकते। तो उससे छोटे मोटे काम लिए जाते हैं, जैसे कॉस्ट को मालूम करना, कैलकुलेट करना और उसकी रिकॉर्डिंग करना, रेवेन्यूज मतलब सेल्स कितने हुए उसको कैलकुलेट करना, रिकॉर्ड करवाना, और फिर इसी से रिलेटेड उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी है, लेबर की कॉस्ट कितनी है, टोटल कॉस्ट कितनी लगी है, कॉस्ट पर यूनिट क्या है, हमारा प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। अब देखो, उसको सेल्स के बारे में पता होगा कि हमारे 100 रुपए के सेल्स हुए हैं, और साथ में उसने कॉस्ट भी कैलकुलेट की होगी कि हाँ इस पीरियड में $70 का खर्चा लगा है, कॉस्ट लगी है, तो तभी वो बता सकेगा ना कि 30 के प्रॉफिट्स आए हैं हमारे। तो उसको डेटा कलेक्ट करना और प्रोसेस करना होगा कॉस्ट के रिलेटेड और रेवेन्यूज के रिलेटेड, ये ही उसका काम है। ठीक है बच्चे। अब आखिर में एक पॉइंट है वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, मतलब स्टॉक टेकिंग। अब स्टॉक टेकिंग मैंने आपको बताया था ना कि 2 तरीके का हो सकता है, पीरियोडिक स्टॉक टेकिंग भी होता है और कंटिन्यूअस या परपेचुअल स्टॉक टेकिंग भी होता है। मतलब इन्वेंट्री को गिनना, दिस इज नोन एज स्टॉक टेकिंग। अब अगर किसी खास पीरियड के बाद जाके आप इन्वेंट्री को गिन रहे हो, दिस इज नोन एज पीरियोडिक स्टॉक टेकिंग। ये भी आप अपने इस ट्रेनी अकाउंटेंट से करवा सकते हो। और अगर बार बार आप इन्वेंट्री को गिन रहे हो, हर इशू करते वक्त या हर रिसीट करते वक्त आप इन्वेंट्री को गिन रहे हो, स्टॉक टेकिंग कर रहे हो, तो इसे परपेचुअल या कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग कहते हैं। ये भी किसी अकाउंटेंट के जरिए करवा सकते हैं, लेकिन ये छोटे मोटे काम करवाने होंगे आपने उनसे। एक छोटा सा क्वेश्चन है बच्चे, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, ये करते हैं और चैप्टर खल्लास कि द फॉलोइंग असर्शंस रिलेटेड टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग, क्या ये ट्रू है या नहीं। पहला कि द पर्पस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज टू प्रोवाइड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू द मैनेजर्स ऑफ द बिजनेस एंड अदर इंटरनल यूजर्स। कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो पर्पस है वो ये है कि वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके, किसको, मैनेजर्स को या अदर इंटरनल यूजर्स को। बिल्कुल, उनका असल काम ये होता है मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स का कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग करे और उसको इस्तेमाल करके इंफॉर्मेशन क्रिएट करे, इंफॉर्मेशन को मैनेजर या जो इंटरनल यूजर्स है कंपनी के, जो मुख्तलिफ लेबर वगैरह वगैरह जो भी है जिनको इंफॉर्मेशन चाहिए होती है कोई भी काम को ठीक करने के लिए, पहले आप उसे समझाओगे तो उसके मुताबिक वो इस तरह काम करेगा ना, ताकि वो ये सब ठीक कर सके। तो पहला पॉइंट तो बिल्कुल ठीक है। दूसरे में क्या करें कि मैनेजमेंट अकाउंट्स आर ओनली कंसर्न विद द कॉस्ट ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड ऑपरेशंस। ये बिल्कुल गलत है, नहीं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड ऑपरेशंस नहीं, बल्कि आप ये भी तो देखते हो ना कि हमारी एफिशिएंसीज कितनी है, लेबर की कैपेसिटी क्या है, क्वालिटीज की बात होती है, बहुत सारी बातें होती है। तो ये बहुत ही गलत बात कह दी है, ठीक है, ये फतवा गलत है इनका। तो सिर्फ पहला वाला पॉइंट ठीक है, तो इसमें कौन सा वाला ऑप्शन ठीक होगा कि ओनली वन इज, अच्छा ऑप्शन नंबर बी कि ओनली असर्शन नंबर 1 इज करेक्ट। तो बच्चे आज यहां पे लेक्चर का इख्तिताम करते हैं, आपका मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन का चैप्टर खल्लास। अगले चैप्टर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।